हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। आज जो स्टडी अपन करने वाले अपन ने देखा था कि पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल होता है। नेचर में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसके ही ऑपोजिट कुछ प्रॉपर्टी में या डिफरेंट प्रॉपर्टी में अपने पास एंटी पार्टिकल रहते हैं। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो सिमिलर थी, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो डिफरेंट थी। तो आज अपन देखने वाले हैं कि मैटर और एंटी मैटर। तो जैसे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होता है वैसे ही मैटर और एंटी मैटर की डिस्कस करेंगे। तो अपन ने स्टार्टिंग में तो देखा था कि क्लासिफिकेशन देखा था एलिमेंट्री पार्टिकल का, बेस ऑफ इंटरेक्शन। उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था बेस ऑफ स्पिन। उसके बाद अपन ने देखा था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कुछ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद अपन ने बात की थी पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैटर एंड एंटी मैटर। तो आपके सामने मैटर एंड एंटी मैटर का जो मटेरियल है वो प्रेजेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट बात करते हैं मैटर और एंटी मैटर की। इसकी बात करते हैं अपन मैटर और एंटी मैटर की। अब ये मैटर और एंटी मैटर से क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग निकलता है इसका। इसे हिंदी में बोला जाए तो बोला जाता है द्रव्य तथा पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ। पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ हिंदी में इसे ये बोला जाता है। ठीक है, हिंदी वैसे जो यूजी वाले हैं उनके काम की है, बाकी तो कोई काम की नहीं है। तो अब अपन देखते हैं कि मैटर और एंटी मैटर में होता क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि कोई भी एटम होता है। यदि मैं कोई भी एटम की बात करूं, किसकी बात करता हूं, एटम की। जो एटम है वो किससे मिलकर बना है, एक तो बना है न्यूक्लियस से मिलकर। किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है अपने पास, ऑर्बिट रहती है अलग अलग। उस ऑर्बिट में क्या रहते हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यदि मैं कह दूं न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में तो क्या आ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। और ऑर्बिट में क्या आ गए अपने पास, अलग अलग ऑर्बिट होगी तो उसमें क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कोई भी एटम है, यदि कोई भी मैटर है तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी मैटर है, मैटर बनाए मॉलिक्यूलस से, मॉलिक्यूलस बनाए एटम से, एटम बनाए न्यूक्लियस से और ऑर्बिट से। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी पार्टिकल है, अब यदि मैं प्रॉपर एक एटम की बात करता हूं तो जो अपने पास जितने भी पार्टिकल है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इसमें क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन है। अब यदि जितने भी पार्टिकल होते हैं तो उसके सभी के क्या होंगे अपने पास, एंटी पार्टिकल भी होंगे। जितने पार्टिकल है उसके क्या अपने पास, एंटी पार्टिकल भी है। तो मैं कह सकता हूं कि जितने पार्टिकल हैं उसके एंटी पार्टिकल यदि प्रेजेंट है तो मैं देख सकता हूं कि इसमें प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल होगा, न्यूट्रॉन का भी होगा और इलेक्ट्रॉन का भी होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि एवरी एटम इज मेड ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन। जो कोई भी एटम होता है या प्रत्येक एटम होता है वो किससे बना हुआ है, एक तो न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है, एक इसमें ऑर्बिट है और ऑर्बिट के अंदर ही क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एवरी पार्टिकल इज नेचर इज एंटी पार्टिकल। तो नेचर में अपन ने देखा है कि जितने भी पार्टिकल होते हैं इसके एंटी पार्टिकल भी क्या है, प्रेजेंट है। यदि मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन हैज एंटी पार्टिकल प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। यदि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा अपने पास, एंटी प्रोटॉन होगा, जिसको पी बार से लिखेंगे। यदि न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का क्या होगा, एंटी न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हैज एंटी पार्टिकल इज पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन हैज एंटी पार्टिकल इज एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैज एंटी पार्टिकल इज एंटी न्यूट्रॉन। फिर यदि बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम हैज एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, इफ एंटी पार्टिकल इज ए प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन देन एन एंटी हाइड्रोजन एटम इज फॉर्म। अब यहाँ पे कैसे बात करते हैं अपन यदि अपन बात करता हूँ मैं हाइड्रोजन एटम की, यदि मैं किसकी बात करूँ अपने पास, हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम में मुझे पता है कि एक तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन भी कितना होता है, एक, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, एक। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, डिनोट करता हूँ 1h1 से। कैसे डिनोट करता हूँ, 1h1 से। इफ इट्स एंटी पार्टिकल इज ए पॉजिट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन, तो यदि मैं एच एटम है तो यदि मैं बनाता हूँ कि यहाँ पे ये एक प्रोटॉन था, ये अपना कोई न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर क्या हो गया अपने पास, कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अपना एच एटम बन गया। यदि मैं इसको एंटी पार्टिकल से क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, तो प्रोटॉन की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, एंटी प्रोटॉन आ जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, पॉजिट्रॉन आ जाएगा। ये वाला कंसेप्ट आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये तो क्या था अपने पास, एच एटम था। यदि मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, एंटी पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास, एंटी एच एटम बन गया। क्या बन गया, एंटी एच एटम बन गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी अपने पास एटम है उस एटम के एंटी पार्टिकल में क्या प्रेजेंट है अपने पास, एंटी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो जो एटम होगा वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, एंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये सारे क्या हो सकते हैं पास, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट हो सकता है।
फिर अपन देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ पार्टिकल एंड मैटर मेड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड है। ये एक ही सिंगल ए है, डबल ए नहीं है। तो कोई भी मॉलिक्यूलस है वो किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल एंड मैटर। कोई भी मॉलिक्यूलस होगा वो अपन कह सकते हैं कि या तो कोई मैटर से मिलकर बना है या कोई पार्टिकल से मिलकर बना है। इफ़ दे आर रिप्लेस्ड बाय एंटी पार्टिकल दे मैटर इज कॉल्ड। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी मैटर है उसमें कोई ना कोई पार्टिकल का रोल है। यदि कोई भी मैटर में पार्टिकल का रोल है तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें पार्टिकल का रोल है, तो अपन कह सकते हैं कि नेचर में एंटी पार्टिकल होते हैं। उसको यदि एंटी पार्टिकल से मैं रिप्लेस करूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? एंटी पार्टिकल से रिप्लेस करूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? एंटी मैटर बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एंटी मैटर अपने पास इस तरीके से बन सकता है। तो ये हो जाएगा अपने पास। यदि मैं बात करते हैं, ये तो अपन ने बात की एच एटम की, यदि मैं बात करता हूँ कौन से? हीलियम एटम की। किसकी बात करता हूँ मैं? हीलियम एटम की। एक एग्जांपल अपन लेते हैं हीलियम एटम का। अब ये हीलियम एटम क्या बताता है? तो हीलियम एटम बताता है अपने पास क्या, कि यदि मुझे पता है कि 2 हीलियम एटम को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? 2He4। किससे डिनोट करता हूँ? 2He4। यदि मैं कह देता हूँ कि हीलियम एटम में कितने होते हैं? प्रोटॉन 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये तीनों नंबर अपन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके डायग्राम की। कितने प्रोटॉन है इसमें? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ किसका? हीलियम एटम का। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो प्रोटॉन ये हो जाएगा, एक प्रोटॉन ये हो जाएगा, एक अपने पास क्या हो जाएगा? 2 न्यूट्रॉन है तो ये 2 न्यूट्रॉन, यानी ये पूरा का पूरा क्या बताएगा? अपना एक न्यूक्लियस बताएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अपना पूरा क्या है, जो ये वाला रेड कलर वाला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अपने पास क्या है? एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, ये क्या मान लिया अपन ने? न्यूक्लियस मान लिया। अब यदि ये न्यूक्लियस है तो इसके आउटसाइड में क्या होंगे? अलग अलग ऑर्बिट होंगे। क्या होंगे? अलग अलग ऑर्बिट होंगे। और जब भी अलग अलग ऑर्बिट होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसमें क्या हो जाएंगे? अलग अलग ऑर्बिट हो जाएंगे। जब ये अलग अलग ऑर्बिट होंगे तो इसमें क्या रहेंगे? अपने पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन हो गया। एक ऑर्बिट में कितने? 1s2 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? अपने पास एच एटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एच एटम। अब यदि मैं कहता हूँ कि मैं इसको एंटी से रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? देखो, प्रोटॉन बार, यहाँ भी प्रोटॉन बार, न्यूट्रॉन बार और न्यूट्रॉन बार। तो ये तो अपना क्या हो गया? एक तरीके से न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो जाएगा? अपने पास न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये पूरा का पूरा अपने पास क्या है? हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, एंटी पार्टिकल का। और जो इसके बाहर ऑर्बिट है वो ऑर्बिट क्या हो जाएंगे? अपने पास इसके आउटसाइड में क्या हो जाएगा? ऑर्बिट हो जाएंगे। तो उस ऑर्बिट में अब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन, यानी E+ और E+। तो ये क्या बन जाएगा? ये यदि हीलियम एटम है तो ये क्या है? अपने पास एंटी हीलियम एटम है। ये क्या अपने पास? एंटी हीलियम एटम है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि एंटी हीलियम एटम है, एंटी हीलियम एटम, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कुछ एटम है या कुछ मटेरियल है तो उसमें पार्टिकल का रोल है, और यदि उसमें पार्टिकल का रोल है तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें क्या होगा? अपने पास सारे के सारे एंटी पार्टिकल भी रहेंगे, और एंटी पार्टिकल भी रहेंगे तो अपने पास क्या रहेगा? एंटी मैटर बनेगा। तो इस तरीके से मैटर और एंटी मैटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, जब ये हो चुका इसके बाद आता है अपने पास कंजर्वेशन लॉ। क्या आता है अपने पास? कंजर्वेशन लॉ। तो पार्टिकल फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ के बिना अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो कंजर्वेशन लॉ को अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी तो अपन बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ की। देखते हैं कि कंजर्वेशन लॉ की अपन बात करते हैं। तो कंजर्वेशन लॉ में क्या आता है अपने पास कि कितने टाइप्स के कंजर्वेशन लॉ होते हैं। अब कंजर्वेशन लॉ का मतलब है कि रिएक्शन से पहले, आफ्टर, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, या फिर मैं लिख सकता हूँ बिफोर द इंट्रैक्शन एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन, जो कंजर्वेशन होता है वो किस किस का कंजर्वेशन होता है वो अपन को देखना है। तो जो कंजर्वेशन वो होते हैं, कंजर्वेशन लॉ होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो अपन ने ले रखा है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, दूसरा ले रखा है अपन ने अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। अब पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना है। यदि मैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ की बात करता हूँ, एग्जैक्ट का मतलब है कि अपने पास ऐसे कंजर्वेशन लॉ होंगे जो सभी इंट्रैक्शन, यानी इंट्रैक्शन अपने पास कौन कौन से थे? 4 टाइप्स के इंट्रैक्शन थे। एक तो था ग्रेविटेशनल, एक था अपने पास EM, ग्रेविटेशनल था, EM था, स्ट्रॉन्ग था, एक था अपने पास कौन सा? वीक। ये सभी इंट्रैक्शन अपन ने पढ़े हुए हैं। तो जब अपने पास एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं तो इसमें वे कंजर्वेशन लॉ आते हैं जो उसमें सभी रिएक्शन क्या होती है या सभी इंट्रैक्शन वैलिड होती है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि दिस लॉ
लिखा हुआ डेफिनेशन में, दिस लॉ आर द वैलिड फॉर द ऑल इंटरेक्शन। ऑल इंटरेक्शन का मतलब हो गया कि सभी इंटरेक्शन इसके अंदर आ गए। तो जो सभी इंटरेक्शन इसके अंदर आ गए, ऑल इंटरेक्शन आर कॉल्ड लॉज फॉर एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, यानी इसका कंजर्वेशन तो होगा ही होगा। यदि कोई रिएक्शन पॉसिबल है, यदि कोई रिएक्शन लिखी गई है, तो उसमें ये सारे कंजर्वेशन लॉ तो 100% होंगे ही, ये सारे लॉ 100% होंगे ही। तो ये सभी रिएक्शन या सभी इंटरेक्शन के लिए वैलिड होते हैं, वो क्या होते हैं अपने पास, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ होते हैं। तो फर्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मास और एनर्जी का कंजर्वेशन होना चाहिए, जिसमें मास एनर्जी का अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं, E=mc² रेस्ट मास के लिए। तो एक तो ये होता है। एक होता है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें एल से डिनोट करते हैं। एक होता है अपने पास एंगुलर मोमेंटम, जिसे जे से डिनोट करते हैं। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज में अपने पास 3 टाइप के चार्ज आते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आता है और एक बेरियोनिक चार्ज आता है। तो जब भी अपन चार्ज की बात करेंगे तो ये तीनों चार्ज चेक करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो +-1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो भी +-1 होता है, बेरियोनिक है वो भी +-1 होता है। तो किसका प्लस होता है किसका माइनस होता है, वो भी अपन एक एक कंजर्वेशन लो 1 बाय 1 जब स्टडी करेंगे, जब आपको एग्जैक्ट पता लगेगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो ये था अपने पास। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ सीपीटी, चार्ज, पेरिटी और टाइम। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे जो कंजर्वेशन लॉ है वो किस में आते हैं अपने पास, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में आते हैं। यदि कोई भी रिएक्शन लिखी गई है और उसमें सभी इंटरेक्शन वैलिड है, तो सभी इंटरेक्शन के लिए ये सारे लॉ अपने पास वैलिड होने चाहिए। फिर आते हैं अपन अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ पे। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है। अब जैसे मैंने कह दिया कि कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो कैसे पता लगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर लॉ होते हैं, उनका ही कंजर्वेशन होगा, सभी का नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास कुछ, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि द लॉ दैट आर वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए जो लॉ वैलिड रहते हैं वो क्या होगा अपना अप्रोक्सीमेट। यानी एग्जैक्ट में तो क्या होता है, सभी लोग क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, बट इसमें सभी लोग कंजर्व नहीं होते। और ये जो लोग जिसमें कंजर्व होंगे, ये आपके 4 लोग दे रखे हैं, ये जिसमें भी आपके पास कंजर्व है, इसका मतलब वहाँ पे आपका कौन सा इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो देखो फर्स्ट आ जाएगा अपने पास कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन, जिसे अपन आई से लिखते हैं। फिर आ जाएगा अपने पास कंजर्वेशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जिसे अपन I3 से लिखते हैं। फिर आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ स्टैगनेंस, जिसे अपन कैपिटल S से लिखते हैं। और एक आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पेरिटी, जिसे CP से लिखते हैं। तो ये 4 कंजर्वेशन लॉ है जो अपन को ध्यान में रखने हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सारे कंजर्वेशन लॉ हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। तो अपन ने देखा कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ होते हैं और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ होते हैं। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ में क्या क्या डिफरेंस था वो अपन को ध्यान में रखना है। तो ये सारा था अपने पास कंजर्वेशन लॉ का कंसेप्ट। फिर इसके आगे वाली क्लास में अपन 1 बाय 1 कंजर्वेशन लॉ को स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे और फिर अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे। तो ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें अपन को चेक करना है, जैसे मुझे पता लगाना है कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है वो तो सभी रिएक्शन में होगा। यदि कोई रिएक्शन लिखी हुई है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो सभी में होगा ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो या तो कहीं पर क्या आ जाए, फोटोन आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। यदि वीक की बात करते तो वीक का मतलब है कि कोई भी लेप्टॉन पार्टिकल आ जाए, क्या आ जाए अपने पास, लेप्टॉन पार्टिकल आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा होगा, वीक इंटरेक्शन होगा। और यदि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करेंगे तो जिसमें ये वाले सभी लोग वैलिड कंजर्व रहते हैं, इसका मतलब उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। तो वो जब एक्सप्लेन होगा, जब अपन 1 बाय 1 इन कंजर्वेशन लॉ को स्टडी करेंगे, जब पता लगेगा कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।